So, retail pharmacy sector currently in India going under a tremendous transformation. पहले दवाई दुकान बोले तो आपको लगता था कि ये दवाई दुकान है जहाँ पे आपको जाना है बाहर और आपको जो दवाई मांगना है, और दवाई जो दुकानदार, उसको शायद भगवान ने कभी सिखाया नहीं कि मुस्कुराना कैसा होता है। वो बोलता है हाँ दे दो, और आपने प्रिस्क्रिप्शन दिया, चिट्ठा दिया, और उसने एक दवाई नहीं है तो आप बोलते हैं कि ये मुझे मंगा के दे दो। वो कुछ ना कुछ करता है और वो बोलता है कि ये अवेलेबल नहीं है। नो सर्विस ओरिएंटेशन, नथिंग, नो डिस्काउंट्स, नो कॉन्सेप्ट, नो ग्रेटिंग, नथिंग। आपको लेना तो लीजिए, नहीं लेना तो मत लीजिए, बट दे डोंट टेक केयर। ये नॉर्मली मेरा बचपन का दवाई दुकान जहाँ पे हम जाते थे वैसे स्ट्रक्चर हुआ करता था। एक आपको डिस्पो 1 का बॉक्स मिलेगा, एक कुछ डायपर्स मिलेंगे, कुछ इंजेक्शंस दिखेंगे, तभी लगता था कि ये दवाई दुकान है। कुछ नेस्ले का प्रोडक्ट, सेरेलैक वगैरह देखते हैं तो दवाई दुकान का शकल है। बट समय के अनुसार ये दवाई दुकान का कल्चरली बहुत सारा चेंजेस हो रहा है। एंड इंडिया में दवाई का मार्केट कितना बड़ा है। See, currently this market till 2023 it was 3,80,000, 60,000 crores का market है currently. But by the time we reach 2029, it is going to be 4,60,000 crores market potential in Indian market. Retail pharmacy. ये बहुत बड़ी चीज है कि ये एक इतना बड़ा potential market है, because ये बढ़ क्यों रहा है? Major reason why it is increasing is population बढ़ रहा है। इंडिया इज बिकमिंग ए डायबिटिक हब। इरेगुलर फूड पैटर्न्स, फूड हैबिट्स, फास्ट फूड को जल्दी अडॉप्ट किया हम लोग। आज के डेट पे मैकडोनाल्ड, केएफसी जैसे चेन्स आ गए। लोगों का फास्ट फूड खाने का बहुत इंटरेस्ट आ गया। चाइनीज अभी हैज बिकम वेरी वेरी पॉपुलर। उसके साथ एग्जिस्टिंग वर्किंग मॉडल, लाइफस्टाइल ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर हैविंग डायबिटिक एंड सेंट्रल ओबेसिटी, जिसके वजह से डायबिटिक इज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन इंक्रीजिंग दिस मार्केट पोटेंशियल। एंड इंडिया हैज बिकम द डायबिटिक हब all world basis. So as per data ये बोला जाता है कि more than some 40 crores people will be affected with diabetic very shortly. And currently the population almost 25-26 crore people are diabetic in India, जिसके वजह से every month people are getting diabetic or BP, they are suffering from BP, जिसके वजह से market potential बढ़ रहा है। And the major contributing factor is chronic medications, and it is poor lifestyle का side effect है। And affordability, लोगों के पास इनकम बढ़ गया जिसके वजह से, और पैसे, दवाई का दाम भी कम हो गया। जो क्लैरिथ्रोमाइसिन हम बचपन में देखते थे 20 years बिफोर, एक 500 mg का 50 रुपए होता था। आज के रेट पे अजिथ्रोमाइसिन इटसेल्फ पूरा स्ट्रिप 50 रुपए में अवेलेबल है। उस हिसाब से लोगों का इनकम बढ़ गया, लेकिन दवाई का दाम डीपीसीओ की वजह से घट गई, जिसके वजह से लोगों का अफोर्डेबिलिटी ऑन मेडिसिन हैज इंक्रीज्ड। देन नंबर 3 इज अवेयरनेस। पहले मेडिकेशन का इतना अवेयरनेस होता था। डॉक्टर अगर एंटीबायोटिक लिखते तो लोग एक गोली खाते थे, यार अच्छा हो गया। मैं दुकानदार के पास जाते थे, बोलते थे कि मेरे पास 20 रुपए है, जो सस्ता वाला मेडिसिन है वो दे दो। तो दुकानदार क्या करता था, विटामिन से देता था, कुछ दे देता, या एंटीबायोटिक एक कट करके दे देता था। वो आदमी लेके उसको एक गोली खाता था। आज के डेट पे ऐसे कोई नहीं करता, मोस्टली नहीं करते। जिसको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है उनको पता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोल के एक टॉपिक है। अगर मैं एंटीबायोटिक पूरा कोर्स नहीं खाया तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम मैं जब एंटीबायोटिक खाऊंगा तो काम ना करे, तो मुझे लेना है तो पूरा कोर्स लेना है। ओम आप थोड़ा आगे आ जाओ, आप मुझे नहीं दिख रहे, या साइड में चले जाओ, यशवंत के पीछे बैठ जाओ। जिसके वजह से अवेयरनेस के वजह से ऑल्सो इट हैज इंक्रीज्ड। पहले कुत्ता काटता था तो लोगों को लगता था कुछ होता था। बहुत सारे लोग रैबिस में मरे, आप देखे होंगे, कुत्ते जैसा भुगते थे गांव में और मर जाते थे। आज के डेट पे आपको पता है कि टिटेनस इंजेक्शन लेना, वैक्सीनेशन लेना। वैक्सीनेशन जब आप बचपन में थे तो आपको पोलियो ड्रॉप मिलता था और एक दो कुछ वैक्सीनेशन होते थे, पता नहीं, शायद पोलियो और कलेरा का कुछ इंजेक्शन हम स्कूल में लेते थे जिसमें दाग आता था ना इधर। सो आज के डेट पे जब भी बच्चा पैदा होता है वैक्सीनेशन, जब मेरा बेटा हुआ कम से कम 10-15 वैक्सीन उसने लिया होगा। एंड आराध्य के टाइम पे एक वैक्सीन के अंदर 3 वैक्सीन ऐड करके एक वैक्सीन बोलते हैं। सो वो बहुत बड़ा सेगमेंट बढ़ गया। पहले क्या होता था कि मर्द जो पैसा कमाता था उसको लगता था कि गायनिक डिपार्टमेंट एंड पेडियाट्रिक में ज्यादा स्पेंड होता था। बच्चे के लिए लोग खर्चा करते थे और वाइफ के लिए खर्चा करते थे जाके गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट में, लेकिन खुद को बहुत इग्नोर करते थे, यार मेरे को कुछ नहीं हुआ। बट आज के डेट पे लोग जाके रेगुलरली चेकअप कर रहे हैं एंड कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन खा रहे हैं। डायबिटिक है तो दे वांट टू बी फिट। एंड इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट भी, हेल्थ इंश्योरेंस ऑल्सो अनदर फैक्टर, जिसके वजह से लोगों को लग रहा है मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है एंड इंश्योरेंस कंपनी में थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर दो तो आपका ट्रीटमेंट फ्री, जिसके वजह से आपका हेल्थ केयर सेगमेंट काफी बूम अप हुआ। एंड इंडिया हैज बिकम ए लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब इन एंटायर वर्ल्ड। 50% ऑफ मेडिसिन जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है वो साउथ अफ्रीका एंड यूएसए में भेजा जाता है, बिकॉज आवर प्राइसिंग ऑफ द मेडिसिन आर वेरी इकोनॉमिकल कंपेयर टू द वर्ल्ड कंडीशंस। हमारे अंडर पैरासिटामोल का जितना प्राइस है
बाहर यूएसए में उसको 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना प्राइस में बेचते हैं। इसीलिए जो भी एनआरआईज इंडिया से कभी फॉरेन जाते हैं, आप देखेंगे आपका दवाई के दुकान में पर्टिकुलरली कोई एनआरआई आता है, जाने के टाइम पे 10-15 हजार का, 20 हजार का, 30 हजार का मेडिसिन लेके जाते हैं। अगले महीने पूछते हैं कि ये सेल क्यों गिर गया? सर लास्ट टाइम 2 लोगों में फॉरेन कस्टमर मिले जो लोग दवाई लेके गए। क्यों लेके गए भाई? खुजली थी? नहीं, वहां पे दवाई बहुत एक्सपेंसिव है। इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्बिनेशन ड्रग्स आर ऑलमोस्ट बैन, नोबडी कैन प्रेस्क्राइब। यहाँ पे हमारा फार्मासिस्ट में मेडिसिन देते हैं, वहां पे बिना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन का एक दवाई खा नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं मेडिसिन का रैम्पेंट यूज एंड अवेयरनेस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट एंड इंश्योरेंस, हेल्थ केयर सेगमेंट हैज इंक्रीज, जिसकी वजह से इंडिया हैज बिकम ए वेरी पॉपुलर प्लेस फॉर मेडिकेशंस। बहुत सारे लोग बाहर से इंडिया आते हैं बिकॉज इंडिया का किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट आर इकोनॉमिकल इवन आवर नेबरिंग कंट्रीज, जिसके वजह से आप देखेंगे बहुत सारे लोग बाहर से हैदराबाद आता है, पुणे आते हैं, दिल्ली आते हैं एम्स में ट्रीटमेंट होने के लिए, बिकॉज हमारे हेल्थ केयर इकोनॉमिकल है। सो मार्केट प्रेजेंटेशन अगर हम देखेंगे 2023 का 82% अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जो दवाई दुकान वाले, दवाई दुकान वाले का जो प्राइवेट मेडिकल शॉप, उनका कंट्रीब्यूशन 82% है। एंड रिटेल चेन मार्केट शेयर इज 18%। तो आपको लगता होगा कि छोटा मार्केट शेयर है रिटेल चेन का, एंड बहुत बड़ा शेयर है ये जो दवाई दुकान वाले का, प्राइवेट मेडिकल शॉप। बट सरप्राइजिंगली ये 3 साल पहले इट वाज 91% एंड इट वाज ओनली 9%। आज के डेट पे 3 साल में ये डबल हो गया, 18% हो गया एंड ये 82% हो गया। सोचिए 2029 आते आते क्या होने वाला है। 2029 आने तक आपका मार्केट 4,60,000 करोड़ होगा। मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया इतना करोड़ हो जाएगा 2029 तक। इट मीन्स व्हाट? एंड अभी 3,60,000 करोड़ पे है एंड आप देख रहे हो कि मार्केट इज इंक्रीजिंग। इसका प्रीवियस स्लाइड में 4% 4.92% में मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन रिटेल फार्मेसी चेन का ग्रोथ कितना है? ऑलमोस्ट 100% ग्रोथ पे ये बढ़ रहा है। तो अगर इसी सिलसिले से बढ़ता गया 2029 तक, आई एम एक्सपेक्टिंग एंड प्रेडिक्टिंग ए 40% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रिटेल फार्मेसी चेन। 40%। जब 40% कंट्रीब्यूशन आएगा तो आज के डेट पे मार्केट कंडीशन में 3,60,000 करोड़ का 18% कल से लगाओ और बताओ कितना करोड़ हो रहा है। 3,60,000 का 20% दिया तो 72,000 करोड़, ऑलमोस्ट 68,000 करोड़ आपका रिटेल फार्मेसी चेन का आज बिजनेस है इंडिया में। 2023 का डाटा है। जब आप सोचेंगे 40% मार्केट शेयर बनने वाला है 4,60,000 करोड़ का, तो मार्केट शेयर कितना होगा? 40 92 1 करोड़ 1,82,000 का मार्केट शेयर आने वाला है नेक्स्ट 3-4 साल में। तो जो रिटेल चेन बढ़ने वाला है, कौन बढ़ाएगा इसको? कितने रिटेल चेन इंडिया में है? जो भी आ रहे हैं बंद करके जा रहे हैं। मेनी कंपनीज केम एंड वेंट। कौन स्टेबल है आज के डेट पे रिटेल चेन? आप देखेंगे अपोलो फार्मेसी है, मेडप्लस है और बाकी रीजनल पार्टीज है, जैसे तृणमूल कांग्रेस बंगाल में है, जैसे एआईडीएम के तमिलनाडु में है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में है। ऐसे 1-2 रिटेल चेन है हर स्टेट में जो लोग कर रहे हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में आपको फ्रैंक रोज मिल जाएगी, यहाँ पे गुजरात और पुणे में आपको महाराष्ट्र में वेलनेस फॉरएवर मिल जाएगी, देन आपको रीजनल पार्टी प्लैनेट हेल्थ मिल जाएगी गुजरात में, तो राजस्थान में आपको लाइफ केयर मिले क्या, हाँ ऐसे नासिक में। सो मल्टीपल रीजनल पार्टीज आर देयर। हम उसको भी कंसिडर करना चाहिए, ऐसा कि नहीं आज जो रीजनल पार्टी है, आज जो बड़ा कंपनी, कल भी छोटा कंपनी था, आज आके बड़ा हो गया, दैट इज ओके फाइन। बट सोचिए जब आपका 68,000 करोड़ इज गोइंग टू बिकम 3 times इन नेक्स्ट 4 years, तो सोचिए मार्केट पोटेंशियल कितना बढ़ने वाला है। एंड जब मार्केट पोटेंशियल बनेगा तो किसको बेनिफिट जाएगा? द एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग और जो वेंडर्स ये ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं और एंटायर सिस्टम जो ऑर्गेनाइज रिटेल के साथ इन्वॉल्व है, दे आर गोइंग टू हैव द गोल्डन ईयर्स इन देयर लाइफ कमिंग ईयर्स। यस और नो? आप खुश हैं कि मेडप्लस के साथ काम कर रहे हैं आप लोग? बहुत अपॉर्चुनिटी है। ये मैं आपको दिखाने के लिए स्लाइड्स बनाए। सो नो एग्जिट रिक्वेस्ट, नो अट्रिशन। ओके, सो एडवांटेज ऑफ रिटेल ऑर्गेनाइज चेन क्या है? Why the organized retail chain is increasing popularity day by day? रीजन है कि जब आप अनऑर्गेनाइज चेन के पास जाएंगे तो उनके पास आपको बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट्स मिलने का डाउट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टोर्स आर नॉन एसी, टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंसुलिन आर नॉर्मल, ऐसे
कैसे होता है, कंडीशन कैसा है, कोई गारंटी नहीं है, कुछ ट्रैकिंग है नहीं है, डाउटफुल है, अनट्रेंड स्टाफ है ना। बहुत सारा दुकान है इंडिया में जो फार्मेसिस्ट ड्राइव नहीं करते, एक लाइसेंस होता होगा, लेकिन बिकॉज द स्टाफ इन फूड एंड ड्रग आर वेरी लेस, जिसकी वजह से ट्रैकिंग मैकेनिज्म नहीं हो पाता। बट रिटेल चेन में आपको ट्रेंड स्टाफ मिलेंगे एंड फार्मासिस्ट मिलेंगे, प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिस अच्छे मिलेंगे एंड अच्छे इन्वेंट्री मिलेंगे, देन ऑप्शंस काफी सारे अवेलेबल है। अगर वहां पे अवेलेबल नहीं है तो बहुत बड़ा वेयर हाउस को आप एक्सेस कर सकते हो स्टोर पे बैठ के। लेकिन एक प्राइवेट दुकानदार अगर उसके पास दवाई नहीं है तो ही इज डिपेंडेंट ऑन समबडी, और उसके पास वो दवाई है नहीं है भी कस्टमर को बताने के लिए उसके पास कोई ट्रैकिंग मैकेनिज्म भी नहीं है। लेकिन एटलीस्ट रिटेल चेन वाले के पास क्या है, उनके पास बहुत बड़ा वेयर हाउस है, सिस्टम है, कौन सा स्टोर में अवेलेबल है, वेयर हाउस में अवेलेबल है नहीं है, देयर हैव बीन बैक्ड विद सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन डाटा, जिसके वजह से क्या हो रहा है, कस्टमर को फील हो रहा है कि मैं जब जाऊंगा तो मेरा सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएंगे। देन ह्यूज परचेज के वजह से उनका कॉस्ट ऑफ परचेज ऑल्सो वेरी लेस। आपको पता है अगर मैं एक पाव बैंगन लेता हूं तो कीमत 20 रुपए है, लेकिन जब मैं आधा किलो का बात करूं तो 30 रुपए हो जाता है, जब 1 किलो का बात करता हूं तो 50 रुपए हो जाता है। अगर वो सब्जी मार्केट में फुर्सत में पॉसिबल है तो सोचो इंडस्ट्री कैसे रन करता है रिटेल। मोर यू परचेज लेस विल बी योर कॉस्ट प्राइस, ये तो लॉजिक है, बराबर है ना, समझ में आ रहा है। सो हेंस रिटेल चेन देयर हैविंग मल्टीपल ब्रांचेस। अपोलो के पास 5700 ब्रांचेस है, मेडप्लस के पास 4600 ब्रांचेस है। इसका मतलब ये लोग कितने दवाई खरीदते होंगे, जिसके वजह से उनका कॉस्ट ऑफ परचेज आर वेरी लेस, जिसके वजह से दे कैन अफोर्ड डिस्काउंट्स एंड बेटर प्राइसिंग टू द कस्टमर्स। जिसके वजह से क्या हो रहा है, कस्टमर को फील हो रहा है, पहले तो बात है कि मुझे अच्छा ट्रेंड स्टाफ अटेंड करने वाला है, स्टोर का एम्बियंस अच्छे हैं, 25 डिग्री 24 डिग्री में टेम्परेचर में दवाई रह रहा है तो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन इज वेरी हाई, वेरी गुड, एंड इनका सप्लाई चेन अच्छा है। अगर मुझे बोलते हैं कल को दवाई मिलेगा तो पक्का मिलता है, घर पर डिलीवरी मिल जाती है, ऑनलाइन पे बुकिंग कर सकता हूँ, व्हाट्सएप ऑर्डर दिया तो मिल सकता है। एंड उसके साथ साथ मुझे क्या फायदा है, डिस्काउंट्स। जब मैं प्राइवेट दुकानदार के पास जाता हूं तो उसका बिहेवियर टू डिफरेंट कस्टमर्स है डिफरेंट। वो बालाजी साहब जाएंगे तो उनको डिस्काउंट नहीं देंगे, उनको लगेगा ये तो हमारा गली का आदमी नहीं है, वो बाहर से गए, बाइक रखा आया, कल आने वाला नहीं है, एमआरपी पे दे दो। जब सर आए, सर आप नए नए आए, लास्ट मंथ भी आए थे, सर हम 5% देंगे। प्रकाश सर आएंगे, ये सीनियर सिटीजन है और इनके पास 3000 का दवाई है, तो दुकानदार को लगता है यार ये बंदे को मुझे डिस्काउंट देना चाहिए, हाँ काका ले लो 20%। सो 20%, तो मतलब एक ही दुकानदार, लेकिन बिहेवियर है डिफरेंट टू अदर्स। बट रिटेल चेन में क्या है, देयर इज अ ट्रांसपेरेंसी ऑफ बिजनेस। सो राजा भी आया तो उसको जितना % डिस्काउंट, रंक भी आया तो उसको उतना % डिस्काउंट, ओनर के लिए जो, एम्प्लॉय के लिए वही, कस्टमर के लिए वही। सो ट्रांसपेरेंट डिस्काउंट पैटर्न ऑल्सो हैज बिकम वेरी पॉपुलर टू हेल्प द ग्रोथ इन रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। अब मानते हैं ये बात? तो ये हम सारे के सारे बात कर लिए। तो इंडस्ट्री चैलेंजेस क्या है, लो पेनिट्रेशन है, रिटेल चेन अभी गांव तक घुसा नहीं, तालुका लेवल में गया नहीं, सिटी में भी तो हर जगह पे है नहीं, तो कहीं ना कहीं पे रिटेल चेन का ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव बहुत जबरदस्त है। एंड आगे जाके क्या होने वाला है आपको समझ में आ रहा है, एक इंटरवेंशन से देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेशन आर हैपनिंग। तो फ्यूचर आपका सॉफ्टवेयर अपडेशन एंड अपग्रेडेशन का है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से इंडस्ट्री का जो मूव होने वाला है वो जबरदस्त है। इसके वजह से जो भी सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किसमें है, फार्मा सेक्टर इज ग्रोइंग फास्टर देन अदर सेक्टर्स इन इंडिया। सो नाउ आई प्रेजेंट यू मेडप्लस फ्रेंचाइज। कैसा लग रहा है मेडप्लस फ्रेंचाइज स्टोर्स? So MedPlus franchisee. So this is the right time company has launched the franchisee model in India. This is a beautiful franchisee model. उसका डिटेल्स हम बात करने नहीं जा रहे, हम इसके बारे में आपको स्कोप क्या है उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो रिटेल मार्केट मैंने आपको बताया 41.78 बिलियन, दैट इज 4,60,000 करोड़ बनने वाला है। एंड ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में हम लोगों ने बात किया, सप्लाई चेन के बारे में बात किया, ऑपरेशनल चैलेंजेस के बारे में बात किया, फाइनेंशियल ब्रेक इवन। जब एक नॉर्मल एक दुकानदार का तकलीफ क्या है, कभी क्लोजली ऑब्जर्व किया दुकानदार कैसे फंक्शन करता है, कितने लोगों का प्राइवेट मेडिकल का बैकग्राउंड है यहाँ पे? आनंद आपका है, आपका है भी। सो नॉर्मल एक प्राइवेट दुकान में आपने काम किया, खुद का था। आई वांट कि जिसने काम किया ऐसा कोई मेडिकल शॉप पे, सो काम किया, वेरी नाइस,
तो ग्रेट, देन आई विल बी एबल टू कनेक्ट यू गाइस. सो यू आर लकी. जब आप रात नहीं होता तो दिन का वैल्यू नहीं रहता. पैसे क्राइसिस का जिसका पता नहीं हो तो पैसे मिलने के बाद भी उसको समझ में नहीं आता है कि अच्छा हुआ बुरा हो. सो कभी कभी ये बहुत जरूरी है कि हमने वो लाइफ देखा है. एक प्राइवेट मेडिकल शॉप के पास एक कस्टमर आता है, उसको आस्कोरिल मांगता है, वो निकाल के देता है और बिल करने से पहले मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मली प्राइवेट मेडिकल शॉप तालुका लेवल पे वो ऐसे ही देते हैं, पैसा रखते हैं, ऐसा आपने देखा है. तो वो क्या करता है, एक बुक रहता है उनके बाजू में, नोटबुक जैसा रजिस्टर, एक लिखते हैं आस्कोरिल 1, खत्म होते ही लिखते हैं. हमें स्कोरबोर्ड मेंटेन करने के लिए तकलीफ हो रहा है, खाली राउंड करने के लिए, लेकिन वो दवाई दुकान ऐसे लिखता है, बराबर है ना. तो जो लोग आज स्कोरबोर्ड के लिए तकलीफ बोल रहे हैं लिखने के लिए, उनको पूछो कि प्राइवेट मेडिकल पे जब तू काम कर रहा था, बाउंस रजिस्टर कैसे मेंटेन कर रहा था, बराबर है ना मैडम. सो बाउंस रजिस्टर मेंटेन करते थे. तो दिन में अगर 100 आइटम बेचा, 100 आइटम वो लिखते थे. वो दौरान क्या करता था, काम करते करते आप देखे होंगे काउंटर के बाहर एक बंदा खड़ा रहता था, वो डिस्ट्रीब्यूटर का कोई बंदा हो, उसका काम क्या है, कुछ बात नहीं करता था, वो रजिस्टर चेक करता था. उसके पास भी एक नोटबुक रहता था, वो कुछ लिखता था और इसको कट करता था. वो ऑर्डर बुक में लिखता था और इससे कट करता था. ऑर्डर कौन लिया दुकानदार को नहीं मालूम, वो बिजी है कस्टमर के साथ. तो ऐसा करते करते पूरा दिन में 10 डिस्ट्रीब्यूटर आते थे और उसके पास जो भी माल अवेलेबल है वो ऑर्डर बुक से ऑर्डर लेके उसको काटते थे. तो एट द एंड ऑफ द डे डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं पता कौन ऑर्डर लिया क्या लिया, लेकिन जिस जो कंपनी का बंदा है वो ऑर्डर ले लिया और अगले दिन माल आता था और देते थे, एंड वो बंदा आके पेमेंट उसका 21 डेज साइकिल, किसी का 30 डेज साइकिल वो लेते थे. नॉर्मल एक स्ट्रक्चर है. ये दौरान आप देखिए कितना कॉम्प्लिकेशन मॉडल है. डिस्ट्रीब्यूटर ने माल ले लिया, वो बंदे को पता नहीं मेरे पास, अभी मैं आस्कोरिल का ऑर्डर लेके गया साहब के पास, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर के पास, मेरे पास स्टॉक है नहीं है, उसके पास कोई डाटा नहीं. ऑर्डर तो लेके चला गया लेकिन गारंटी नहीं कि ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा अगले दिन. तो ऐसे 5-10 ऑर्डर बाउंस हो गया एंड अगले दिन मेरा पास बाउंस हो सकता है. जो मैनुअल ट्रैकिंग इज वेरी डिफिकल्ट. एक नॉर्मल एक दुकानदार का सबसे बड़ा समस्या क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट. आप देखे होंगे जो आइटम वो नहीं बेच रहा है कम से कम 5 पीस होगा, कोई आके बोल दिया स्कीम है, कोई एमआर स्कीम है बोल के 10 एक ले लिया, 14 एक ले लिया, 20 एक ले लिया, लेकिन अगले दिन डॉक्टर ब्रांड चेंज कर दिया, खत्म हो गई कहानी. और धूल मिट्टी बनेगा और उसमें से आधा एक्सपायरी हो जाएंगे एंड वो बेचारा परेशान. अगले साल 10% का बेनिफिट के लिए उसने पूरा साल बर्बाद किया इन्वेंट्री मैनेजमेंट में. नॉर्मल एक रिटेल चेन अगर अपना एक्सपीरियंस में दुकान चलाता था, वो 20 साल पहले संभव था क्योंकि लिमिटेड कंपनी थी, लिमिटेड ब्रांड्स थे. आज एक राबीपराजोल ब्रांड में पूरा दुकान भर सकते हैं आप. ऑल इंडिया में इतने ब्रांड ऑप्शंस आ गए जिसके वजह से बिना सॉफ्टवेयर का, मैं आपको पूछूंगा प्रकाश जी आप कल क्या खाना खाए थे रात को, आप बोल सकते. परसों क्या खाया था वो भी सोच के बोल सकते. बोला नहीं अगस्त 6 तारीख को क्या खाया था बोल सकता है क्या तुम, लेकिन हम बोल सकते हैं कि तुमने क्या खाया, बिकॉज हर दिन आपका डाटा हमारा सॉफ्टवेयर में एंट्री होता है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड चेन. एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, एवरीथिंग इज बीन ट्रैक्ड, एवरीथिंग इज प्रोसेस्ड, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड एंड इवैल्यूएटेड एंड रिव्यूड. जिसके वजह से कोई भी ब्रांड का रेगुलर सेल होता है तो इन्वेंट्री ग्रेडेशन अपग्रेडेशन बढ़ता जाता है. जिसका सेल नहीं होता है तो वो स्लो मूविंग में आता है और उसका मिन मैक्स कम हो जाता है. जिसके वजह से जो 10 लाख इन्वेंट्री में कोई रिटेल ऑर्गेनाइज चेन अगर 30-40 हजार बिजनेस कर सकता है, उससे 2 गुना इन्वेंट्री लेके भी प्राइवेट मेडिकल शॉप उसका बिजनेस उतना करने में अक्षम है, बिकॉज दे आर नॉट बीन बैक्ड विथ सॉफ्टवेयर अपडेशन. जिसके वजह से रिटेल चेन इज बिकमिंग पॉपुलर बिकॉज अफोर्डेबिलिटी, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, रिफिलिंग, 1 पॉइंट सप्लाई, ऑटो रिफिल प्रोसेस. फ्रेंचाइजी ऑप्शंस में ऑटो रिफिल प्रोसेस नॉर्मल मेडिकल शॉप पे होता नहीं. आपको ऑर्डर देना है और ऑर्डर का क्वांटिटी कितना आएगा आपके पास कोई गारंटी नहीं है. एंड ऑटो रिफिल प्रोसेस में बहुत इजी है, आप जितना भी सेल करो आपको ऑटोमेटिक अगले दिन माल आ जाएगा. तो जो भी फ्रेंचाइजी लेते हैं उनके लिए कोई हेडेक नहीं है. फ्रेंचाइजी अगर आप नहीं लोगे, एग्जाम्पल देयर आर 2 टाइप ऑफ मेडिकल शॉप्स. एक है एग्जिस्टिंग मेडिकल शॉप है जो उनके पास पहले से दुकान है, इनके बारे में हमने आपसे बात किया. दूसरा है कि न्यू मेडिकल शॉप, कोई बंदे ने डी फार्म किया और नया मेडिकल शॉप खोला, उसके लिए चैलेंजेस बहुत सारे हैं. क्या क्या चैलेंजेस है? लोकेशन कहाँ पे लेगा,
नो एक्सपीरियंस, नथिंग। आज के डेट पे प्रकाश जी 5 साल से दुकान बना रहे हैं, उसमें गलत सलत 10-12 दुकान बना दिए। रोड खत्म, दुकान स्टार्ट। जिंदगी में 100 दुकान बनाने के बाद भी आप गलती कर रहे हैं। मतलब सोचो जो जिंदगी में एक लौता दुकान बनाएगा उसके लिए कितना बड़ा रिस्क है। उसके पास कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, रिव्यू प्रोसेस नहीं, कोई नॉलेज नहीं है, वो बेचारा दुकान खोल रहा है कहीं पे। इन्वेंट्री क्या रखेगा वो कोई पता नहीं। जो भी कंपनी लोग आएगा अपना अपना जो भी बताएगा उनको दवाई रखना पड़ेगा। कौन आएगा वो दुकान में, गायत्री मेडिकल में कौन आएगा उसका भी कोई गारंटी नहीं। आज के रेट पे कंपटीशन इतना बड़ा है, एक दुकान का गुडविल जाने के लिए सबके पास 5 से 6 साल लगेगा। स्टॉक क्या रखेगा? कस्टमर बोल देगा रखो मैं आता हूं कल, आप 5,000 का दवाई ले लिया, अगले दिन वो आएगा ही नहीं, बोलेगा मैं आपके पास नहीं था, मैं बाजू से ले लिया अपोलो से। फिर क्या करेंगे वो 5,000 लेके? तो कहीं ना कहीं पे कस्टमर आएंगे, आपका गला पकड़ेंगे, बोलेंगे डिस्काउंट दो 20%, बाजू में दे रहा है मेड प्लस, अपोलो में मुझे 10% मिल रहा है। तो कंपटीशन में आप आ जाएंगे, ना इन्वेंट्री में सक्षम है, ना डाटा में सक्षम है, ना आपको एक्सपीरियंस है, ना आपका मार्केट में गुडविल है, कुछ नहीं, तो किसे स्ट्रगल करेंगे। तो इसीलिए जो प्राइवेट मेडिकल में जो बच्चे लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं फ्रेंचाइज ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम, बिकॉज उनको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। दे हैव टू ओनली रन द शॉप विथ ए गुड स्माइली फेस एंड ऑटोमेटिकली जो फ्रेंचाइजी जिससे आप लेते हो वो आपका बैक एंड ऑपरेशन संभाल लेगा। 60% वेटेज गोज टू द बैक एंड सप्लाई चेन एंड 40% is the employee who is setting and managing. The franchise model is highly encouraging model now today scenario in India. So MedPlus solution supply chain and stock management. Okay. Low investment, आपको पता है 12 लाख का इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक रखना है एंड 3-4 लाख कुछ इंफ्रा है, सोलो इन्वेस्टमेंट है एंड फ्रेंचाइज में कोई रिस्क नहीं है। लेकिन आवेज अगर अपना प्राइवेट मेडिकल शॉप खोलते हैं आप, तो जब आप बंद करेंगे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कोई लेगा नहीं और उसका दवाई को रिटर्न करके रिप्लेसमेंट लेके बहुत तकलीफ होता है। लेकिन फ्रेंचाइजी को क्लोज करना बहुत आसान रहता है। आप अपना स्टॉक दे दो, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सबमिट करो, देन यू टेक बैक मनी। जैसे स्लो मूविंग आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर आपको 6 महीने 7 महीने तक आपको परेशान करते हैं पैसा देने में, रिप्लेसमेंट देने में। लेकिन जब आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, जो भी आप रिप्लेसमेंट देंगे स्लो मूविंग, ऑटोमेटिकली स्टॉक रिसीव होने के बाद आपका क्रेडिट लिमिट बढ़ जाता है। इट इज फास्टर सोल्यूशन एंड वहां पे 10-20 लोगों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर आप जब दुकान खोलते हैं। लेकिन जब फ्रेंचाइजी लेते हैं आपको एक ही पॉइंट है जिससे आपको बात करना है या ऑर्डर देना। समझ में आ रहा है? तो 5 लाख क्रेडिट ऑफर करता है मेड प्लस फ्रेंचाइजी। दैट मीन्स आप कंपनी के क्रेडिट में बिजनेस करके कंपनी को पे कर सकते हैं। इसके वजह से बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट, आपका पैसा इन्वेस्ट आप नहीं कर रहे, उसे और क्या बेहतर चाहिए। एंड व्हाट मेड प्लस प्रोवाइड्स, स्टाफ ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर बैकअप एंड उसके साथ ऑनलाइन ऑर्डर्स जो भी एरिया का आएगा, जो भी कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर देंगे तो फ्रेंचाइजी को भी ऑप्शन है, वो वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर उसका टेरिटरी में वो उसका स्टोर को मिल सकता है। देन बिजनेस प्रोटेक्शन, अगर कोई क्लोज करता है फ्रेंचाइजी, जैसे मैंने आपको बताया, नो प्रॉब्लम्स, आपको पैसे एंड इंफ्रा का पैसा जो भी है विल गेट इट एट डिप्रिशिएटेड वैल्यू, इंफ्रा का एंड मेडिसिन का एज ऑन डेट वैल्यू। सो दिस इज ऑल अबाउट एंड नो डिस्क्रिपेंसी, क्वालिटी जैसे हमारा नॉर्मल स्टोर को जैसे ट्रीट होता है, मेड प्लस फ्रेंचाइजी का ट्रीटमेंट ऑल्सो द सेम, जिसके वजह से कस्टमर विल नॉट फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन आवर ओन स्टोर एंड फ्रेंचाइजी स्टोर। नो डिस्क्रिपेंसी, वो सबसे बड़ी बात है। बहुत सारी कंपनी फ्रेंचाइजी तो देती है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी को सौतेला लड़का जैसे व्यवहार करते हैं। और यहाँ पे नहीं होगी। मेड प्लस मैनेजमेंट का मेन मकसद है कि लोग फ्रेंचाइजी लें एंड फ्रेंचाइजी और अपना स्टोर में नो डिफरेंस, डिस्क्रिपेंसी कुछ भी नहीं है। इंस्टेंट ग्रोथ, आप गुडविल कमा के बिजनेस लाने में टाइम लगेगा, बट जब आप मेड प्लस का फ्रेंचाइजी लेते हैं, डे 1 में मेड प्लस का इतना अच्छा गुडविल है, इट्स द फेवरेट फार्मेसी ऑल इंडिया, जिसके वजह से होता है कि डे 1 से जो लोग मेड प्लस को जानते हैं वो आपका रेडीमेड कस्टमर बन सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई इफर्ट्स नहीं देने, जिसके वजह से आपका मेड प्लस का एक ट्रस्ट एक इश्यू रहता है। आप KFC में हर जगह पे आप जाएंगे ना, मल्टी स्टेट अगर आप ट्रैवल करेंगे, तो अगर आप फैमिली लेके आप खाना के लिए जाएंगे, खाने के लिए, आपको पता नहीं ना ये शहर में कौन सा जगह पे अच्छा रेस्टोरेंट है, लेकिन वहां पे बगल में आपको KFC दिख गया, मैकडोनल्ड्स दिख गया, तो नॉर्मली वी ऑल प्रिफर टू गो टू KFC इंस्टेड ऑफ विजिटिंग ए न्यू रेस्टोरेंट। हो सकता है वो सबसे अच्छा रेस्टोरेंट होगा वो एरिया में, लेकिन आप KFC में क्यों जाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि KFC में जाऊंगा तो मुझे जिंजर बर्गर इतने में मिलेगा और मुझे पता है कि इसका बकेट मुझे इतने में मिलेगा
और क्वालिटी कैसा है, टेस्ट कैसा है, मुझे पूरा पता है। ऑल इंडिया में कहीं पे KFC मिल जाएगा तो टेस्ट सेम है। एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपका नॉर्मल रेस्टोरेंट का प्राइस बहुत ज्यादा रहता है, बट व्हेन यू गो टू KFC द सेम प्राइस। सो आपको प्राइस का ट्रांसपेरेंसी है, क्वालिटी का ट्रांसपेरेंसी है, लॉयलिटी ऑफ द कस्टमर्स। उनको सब कस्टमर को पता है कि यहाँ पे जाएंगे तो क्या सर्विस मिलने वाला है, क्या प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, जिसके वजह से आपको मेडप्लस फ्रेंचाइजी इज गोइंग टू वेरी वेरी पॉपुलर, बिकॉज लोगों को पता है कि मेडप्लस है कैसा। एनी स्टोर ऑफ मेडप्लस दे विल गो, दे विल फाइंड हाँ एम्बियंस अच्छा है, ऐसे ऐसे रैक्स है, ऐसे ऐसे इधर लगता है, ये कस्टमर एरिया है, लोग ऐसे बात करते हैं, इनको ट्रेनिंग पर्टिकुलरली दिया जाता है। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट आवर मेडप्लस फ्रेंचाइजी। एंड फ्यूचर ग्रोथ क्या है कि जो भी अच्छा फ्रेंचाइजी करता है तो आगे जाके वो मल्टीपल फ्रेंचाइजी जब कंपनी ऑपरेट करेगा, हो सकता है कि कंपनी आगे उनको भी मल्टीपल फ्रेंचाइजी ऑप्शन देने का, अगर वो अच्छा करेंगे तो मल्टीपल फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा तो आप बैठे बैठे आप एक फ्रेंचाइजी ऑपरेशन से एक्सपीरियंस लेके आगे अपना बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। तो इट इज योर ओन बिजनेस। सो लाइक दिस वे दिस इज फ्रेंचाइजी मॉडल इज अ वेरी वेरी एनकरेजिंग मॉडल, particularly for those who are existing pharmacies जो बिजनेस करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। They are not able to compete with other retail chain, or they are not able to compete with the doctor attached pharmacy. They are not able to compete with the biggest retailers in the market जो 30-40 साल से वहाँ पे दवाई दुकान खोल के बैठे हैं, उनके साथ compete नहीं कर पा रहे। उनके लिए मेडप्लस फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़े हैं। इसके अलावा those who have completed D Pharm or B Pharm and want to start their own business, जो भी 10-15 लाख वो लोग अपना इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस करना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव एनी आइडिया, दे डोंट हैव एनी बैक एंड सपोर्ट, दे डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, दे डोंट हैव एनी नॉलेज, उनके लिए एक बैक एंड सपोर्टर मेडप्लस का जो ब्रांड नेम है वो बहुत बड़ा सपोर्ट साबित हो सकता है, जिसकी वजह से उनका 10-15 लाख का जो रेवेन्यू उनके पास है वो बहाना नहीं पड़ेगा, उनको अपना दवाई दुकान खोल के बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। कम से कम 3-4 साल उनको ब्रेक इवन के लिए वेट करना पड़ रहा है, बट इनिशियल एक्सपीरियंस हम लोगों का जैसा रहा मेडप्लस फ्रेंचाइजी का, अगर ठीक से काम स्टार्ट किया 2-3 महीने के अंदर ब्रेक इवन हो सकता है, जिसके वजह से मुझे लगता है कि आगे इंडियन मार्केट जैसे बढ़ रहा है फार्मेसी रिटेल चेन, एंड रिटेल चेन का उसमें जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन मार्केट फार्मा मार्केट, उसके अंदर ऑर्गेनाइज रिटेल चेन, और ऑर्गेनाइज रिटेल चेन के अंदर मेडप्लस बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है, और उसके अंदर फ्रेंचाइजी ऑपरेशन द बिगेस्ट लार्जेस्ट पोटेंशियल रखता है। तो कहीं ना कहीं पे मॉडल में बहुत भरपूर अपॉर्चुनिटीज दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, एडवर्टाइजमेंट से बेहतर चीज है माउथ पब्लिसिटी। आज के डेट पे हमारे रिक्रूटमेंट के लिए में कोई टेंशन नहीं है, हमारे इंटरनल कस्टमर हमारे एम्प्लॉय इतना खुश है, जिसके वजह से वो लोग अपना अपना रेफरल से मेडप्लस को कैंडिडेट्स देते हैं, जिसके वजह से मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे फ्रेंचाइजी लोगों को देना है, जिसके वजह से मल्टीपल फ्रेंचाइजी अपने आप बात करते हैं, अरे मेडप्लस फ्रेंचाइजी अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज है। सो फाइंड आउट गुड पीपल जो लोग रियली बिजनेस कर सकते हैं, बट somebody mentorship is missing. So MedPlus can give the mentorship to those people who are capable and potential, but उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। So help them out. Thank you so much.